Hello everyone. Let's read chapter 4 of our Beehive class ninth, and the story is titled A Truly Beautiful Mind. A truly beautiful mind is a story that describes the life of great genius scientist Sir Albert Einstein. So, before you read, who do you think of when you hear the word genius? जब कभी भी हम जीनियस वर्ड के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हु इज़ अ जीनियस? वट क्वालिटीज़ डू यू थिंक इज अ जीनियस हैज़? तुम्हें क्या लगता है कि एक जीनियस में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. आज हम बात करेंगे एक जर्मन सिविल सर्वेंट की जिसने कि पूरी दुनिया में एक तूफान ला दिया था लगभग आज से 100 वर्ष पहले. In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. इस 26 साल के लड़के ने 1905 में 4 पेपर्स सबमिट किए और ये लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ और एनर्जी पे बेस्ड थे. His work took only a few pages in scientific journals. हालांकि उनके इस वर्क को साइंटिफिक जर्नल्स में कुछ पेजेस की ही जगह मिली, बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस एंड ट्रांसफर्ड द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और उनके इसी फाइंडिंग ने आइंस्टीन को एक ऐसा वर्ड बना दिया, इस नेम को एक ऐसा वर्ड बना दिया जिसका कि मतलब ही होता है जीनियस. नाउ वेन एवर वी लुक फॉर समवन एंड फाइंड एंड से दैट इट्स जीनियस, वी रिलेट हिम टू बी एन आइंस्टीन. 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स. आज उनकी मौत के 50 साल के बाद भी आइंस्टीन के समान किसी और जीनियस को देखा या पाया नहीं गया. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी में हुआ था और ऐसे कोई लक्षण नहीं थे कि वो एक महान व्यक्ति ही बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. दूसरी तरफ उनकी माँ थी जिनका मानना था कि अल्बर्ट एक फ्रीक है, एक बड़ा ही विचित्र सा लड़का है. टू हर, उनके लिए उसका सिर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. 2.5 साल की एज तक भी आइंस्टीन किसी से बातें नहीं करते थे. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और जब आखिरकार वो बोलना सीखे भी तो हर बात को 2 बार बोलते, मतलब स्टटर्ड, लड़खड़ाना. आइंस्टीन डिड नॉट नो what to do with other children and his playmates called him brother boring. और अपने इसी डिसेबिलिटी के कारण कि वो सबसे खुलकर बातें नहीं कर पाते, वो अपने फ्रेंड से भी मिलजुल करके बातें नहीं कर पाते, इसीलिए उसके प्लेमेट्स उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाया करते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. तो ये यंगस्टर खुद में ही खेलता और खुद ही अकेला ही अपने समय को बिताता. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. इसे मैकेनिकल टॉयज ज़्यादा पसंद थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. अब वो मैकेनिकल टॉयज में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि वो उसने अपनी छोटी बहन के जन्म पे कहा कि सब कुछ तो ठीक है बट इसके व्हील्स कहाँ हैं. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार उनके हेडमास्टर ने उन्हें कहा, उनके फादर को भी कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आइंस्टीन की क्या प्रोफेशन ये चूज़ करता है, क्योंकि ये किसी भी प्रोफेशन में जाए इसे सक्सेस नहीं मिलने वाला था. बट दैट जजमेंट ऑफ द हेडमास्टर वॉज अ बिग मिस्टेक. आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. 6 साल की एज में आइंस्टीन ने वायलिन प्ले करना सीखा, शुरू किया, क्योंकि ऐसा उनकी माँ चाहती थी. ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ.
हालांकि आगे चल कर के वो एक गैर पेशेवर, मतलब जो प्रोफेशनलिज्म के साथ ये काम ना करे, शौक के लिए करे, तो एक वो एक वैसे ही वायलिनिस्ट बने जिनका कि जिस स्किल को इन्होंने अपने साथ लाइफ टाइम रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन वो एक बैड पीपल नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. आइंस्टीन को अपने स्कूल में किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के फर्दर स्टडी करना पसंद नहीं था, इसलिए 15 साल की एज में आइंस्टीन झुंझला करके, बिल्कुल परेशान होकर के उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। वो स्कूल के उस टाइप ऑफ स्टडी को बुरा मानते थे जो कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ता। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। पिछले ही साल अल्बर्ट के पेरेंट मिलान आए थे एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ रख छोड़ा था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। हमें जर्मनी के बारे में पता था दैट दिस वॉज द टाइम व्हेन हिटलर रूल्ड द प्लेस, तो आइंस्टीन को स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई करने ज़्यादा बेहतर लगा बशर्ते कि म्यूनिक से। आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टीन मैथमेटिक्स में तो गिफ्टेड थे ही, फिज़िक्स में उनका इंटरेस्ट था, और जैसे ही उनका स्कूलिंग ख़त्म हुआ उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus moustache. लेकिन सिर्फ साइंस ही वो चीज़ नहीं था जो कि इन्हें अपील करता था, जो इन्हें पसंद था, बल्कि he also felt a special interest in a fellow student मिलरवा मैरिक। इनकी पसंद एक और स्टूडेंट पे जाके रुक गई जिसका नाम था मिलरवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. उसे, इस लड़की को यहाँ इसलिए आना पड़ा था क्योंकि यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक ये यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक थी जहाँ पे विमेन को डिग्रीज मिल पाती। मीन्स द सोसाइटी और द एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर विमेन इन यूरोप was not to an equal extent to that of a man or a boy. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at university with whom he had constantly at odds. उसमें उसे एक पार्टनर मिला। Letters survive in which they put their affection into words. Letters survive, अब दोनों के बीच लेटर्स का गिव एंड टेक भी शुरू हुआ। Mixing science with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब जो लेटर्स भी ये लोग एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते, गिव एंड टेक होता, वो भी साइंस के बातों को लेकर ही होता। लाइक ही सेड कि कितनी खुशी की बात होगी जब हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे एंड वी विल रीच टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन अबाउट द वर्क ऑन रिलेटिविटी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 साल की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेजुएट तो हो चुके थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in patent office in Bern. 1902 में फाइनली इन्हें एक जॉब मिला, टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह की जॉब थी वो। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. पेटेंट ऑफिस में उनका काम था कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट डिस्कवरीज को
जस्टिफाई करना, नोटिफाई करना, लेकिन वो इस वक्त खुद के ही इन्वेंशंस में लगे रहते। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. ऐसा कहा जाता है कि उनके डेस्क ड्रॉअर को बाकी लोग ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से बुलाया करते। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, absolute means measured in itself, not in relation to anything else. Means ये दोनों ही independent नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. उनका कहना था कि अगर दुनिया के दो अलग अलग कोनों से दो घड़ियाँ एक जगह पे लाई जा रही हों, एक का स्पीड रिलेटिवली फास्ट कर दिया जाए तो वो एक टाइम नहीं दिखाएंगी। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इसी थॉट के साथ आया वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला जिसका कि नाम है E equals to mc², where E stands for energy, m for mass, c for speed of light in a vacuum about 3 lakh kilometer per second. So while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, अपने फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़ बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। अल्बर्ट की माँ मिलेवा से उनकी शादी के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son was too old for him. उनकी माँ का ये मानना था कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल ही बड़ी थी, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। वो मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी परेशान रहती। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उसकी मदर कहती कि एक तो वो तुमसे बहुत बड़ी है और दूसरा कि वो तुम्हारी तरह ही बुकिश है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने शादी टाल दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन शादी तो हुई 1903 में, एंड हैड 2 sons, और 2 लड़के भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन शादी के कुछ सालों में ही शादी टूट गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, क्योंकि मिलेवा इस बीच अपने मैरिड लाइफ में उलझ करके एक अनहैप्पी हाउसवाइफ ही रह गई थी, जबकि उनका सपना, उनका एम्बिशन कुछ और था। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919, और 16 साल के बाद लगभग दोनों के बीच डाइवर्स भी हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। इसी साल आइंस्टीन की शादी अपनी कजिन एल्सा के साथ हुई। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। अब आइंस्टीन का जो न्यू चैप्टर है वो उनके लिए पूरी दुनिया में नया फेम लाया, नया प्रेस्टीज लाया। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रेविटी को रीडिफाइन किया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate, और 1919 में आए एक एक्लिप्स ने इसे सही साबित भी किया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने ये प्रूफ भी किया कि सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण स्टार्स के लाइट को अर्थ तक पहुंचने में टाइम वेरी करेगा। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने इसे एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से इसकी प्रशंसा की, इसकी बड़ाई की। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स and invitations from all over the world and lauded by press। उन पे पूरी दुनिया से सम्मान, तोहफों की बारिश हुई और पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान की नज़र से देखा। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to US। जब नाजी हिटलर की पार्टी जर्मनी में 1933 में फाइनली पावर में आई,
आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूएस, वो वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स की ओर चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई तो इससे अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो काफ़ी परेशान हुए. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had. इनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि आइंस्टीन के तरह ही फासिज्म से बच करके यहाँ भाग आए थे. एंड नाउ दे वर एफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब. और उन्हें डर था कि ये नाजीज कहीं एटॉमिक बॉम्ब ना बना लें. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned. अपने एक कलीग के जोड़ देने पर उन्होंने आइंस्टीन ने एक लेटर भी लिखा उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन टी रूजवेल्ट को, जिसमें उन्होंने लिखा था अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट. अगर ऐसे किसी भी बॉम्ब को, एक छोटे से बॉम्ब को किसी पोर्ट में, किसी भी पोर्ट में भी अगर इसे ब्लास्ट किया जाए तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. तो ऐसा होगा कि ये उस पूरे पोर्ट को साथ साथ इसके आसपास के इलाकों को भी तबाह कर देगा. His words did some of the surrounding. His words did not fail to have an effect. और उन्होंने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. और आगे चलकर अमेरिकन्स ने ऐसा ही एक बॉम्ब सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पे बना भी लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और 6 साल बाद नागासाकी और हिरोशिमा में 2 जापानी शहरों में ये एटम बॉम्ब्स गिरा दिए गए. आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. आइंस्टीन को इस तबाही से बड़ा नुकसान पहुंचा, बड़ा धक्का लगा. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. इस बार उन्होंने एक और लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. इसमें उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. लेकिन इस बार रूजवेल्ट को लिखे लेटर की तरह इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आने वाले कुछ सालों में आइंस्टीन और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. उन्होंने अपना बाकी का जीवन शांति और आर्म्स का इस्तेमाल ख़त्म करने के प्रति कंट्रीज़ को समझाने और उन्हें रास्ता दिखाने में लगाया. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और ये जीनियस जो कि एक साइंटिस्ट था, अपने साइंटिफिक एक्सपेडिशंस के लिए जाना जाता था, जब इनकी मौत हुई तो नॉट मेयरली एज अ साइंटिफिक जीनियस was he, but he was celebrated, he was being acclaimed for being a visionary and world citizen. So in this way we found that how were the changes that came in the life of Einstein, but he continued to work on his way, how he struggled all his life to become what he is known for today, but in the end he became a very successful man and he became such a person who came to be known as a world citizen and a visionary idol for the world. So that's all for this lesson. Thank you.